नमस्कार दोस्तों। आज संडे है। संडे को द हिंदू का डिस्कशन शुरू करते हैं। वही अपना पुरानी स्टाइल एकदम हिंदी में। आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो दोस्तों, वैसे संडे को द हिंदू में कुछ खास इंपॉर्टेंट आता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, तो आज जो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो हम देख लेंगे। बाकी जो मेन एग्जाम पर्पज़ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं वो आती हैं हमारी मंडे टू सैटरडे। तो आज संडे है, इतना ज़्यादा खास नहीं होगा, लेकिन इसको जल्दी जल्दी रैंप अप कर देते हैं पूरे न्यूज़पेपर को बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज 16 मई को द हिंदू में क्या आया है। सबसे पहला आर्टिकल देखेंगे, ये जैसा आप देख सकते हो, इसको देखो। यहाँ लिखा है 2 किल्ड इन केरला एज साइक्लोन इंटेंसिफाइज। केरला में साइक्लोन आ गया है, ये आपने न्यूज़ में भी देख लिया होगा, नहीं तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ केरला में क्या हुआ है, साइक्लोन आ गया। जैसे कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने देखा था कि केरला में मानसून की बोल रहे थे कि 20 से 31 मई के बीच में मानसून आ सकता है, लेकिन उससे पहले एक प्री साइक्लोन की वार्निंग भी थी आईएमडी के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो वही हुआ, केरला में जो है साइक्लोन आ गया है और काफ़ी इंटेंसिफाइड साइक्लोन है। इसकी वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो यहाँ पे आप देख लो एक बार, ये कई जगहों से टकराया है। ये साइक्लोन किस किस जगह से टकराया है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, ये साइक्लोन का वो है, गुजरात में टकराया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और इसके नीचे तमिलनाडु। तमिलनाडु का भी थोड़ा बहुत पार्ट इसने कवर किया है। तो गाइज एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, ये जो साइक्लोन जब आता है, हमारे यहाँ जो मानसून आते हैं वो इधर से अरबियन सी से ऐसे करके ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये जो मानसून है वो कभी कभी इंटेंसिफाइड हो जाते हैं बहुत सारे। ये नीचे वाले जो साइक्लोन्स आते हैं, नीचे की तरफ से जो साइक्लोन आते हैं, उनको कहते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और जो ऊपर की साइड से आते हैं, रशिया की साइड से, यानी साइबेरियन जगह से जो साइक्लोन्स आते हैं, उनको कहते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ लेना, टेम्परेट पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन पे पूछे जा सकते हैं। आप जानते हैं हमारा इंडिया जो है वो ट्रॉपिक के पास है, जो ट्रॉपिकल लाइन है 0 डिग्री वाली, उसके पास है। तो इसलिए ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ये जब जनरेट हुआ तो इसने इन 4-5 स्टेट्स को थोड़ा अटैक किया। और इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है दोस्तों, वो होता है पावर का और एक एग्रीकल्चर का। तो इसके लिए बस इसमें यही वो बताना चाह रहे हैं कि जो इसकी स्पीड है, वो लगभग है 160 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड है साइक्लोन की। तो हमको क्या सोचना है इसमें कि हमको आईएमडी ने क्या किया है कि आईएमडी से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आपका जो फोरकास्टिंग डेटा था जो आप बना के देते हो, तो वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि उसके हिसाब से हम प्रॉपर जो एडिक्वेट मीजर्स हैं वो ले सकें और इस साइक्लोन से बच सकें। समझ गए? तो ये केरला को हिट किया है इस साइक्लोन ने। और कुछ जगह हैं जहाँ हैवी रेन हुई है, जैसे तिरुवनंतपुरम, और केरला की कुछ जगह हैं, तिरुवनंतपुरम हो गया, जो कितनी बारिश हुई है, 145 सेंटीमीटर के लगभग बारिश हुई है। इसीलिए आईएमडी ने पहले वार्निंग तो दी थी, लेकिन अब जब हिट कर गया तो कर गया। कुछ लोगों का जान माल का भी नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन इसको जल्दी से हम टैकल भी करेंगे। ये भी बताया गया है कि जो कुछ हमारी नेवी की और इंडियन एयरफोर्स और आर्मी की जो टीम है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी और इसको प्रिपेयर करेगी, मतलब इसको कोप अप करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही था केरला के बारे में। दूसरे आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरे आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों। दूसरा आर्टिकल देखो, एक तो ये भी है और एक ये भी है। तो हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कल वाले न्यूज़पेपर डिस्कशन में बता दिया था कि यहाँ पे गाजा में और इजराइल में आपस में एक म्यूचुअल वॉर चला हुआ है, जिसकी वजह से। तो अब आपको एक बात बता दूं कि ये वॉर कुछ दिन चलेगा। तो जब तक ये चलेगा हम डेली इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। ये तरीका होता है पढ़ने का, हम डेली डिस्कशन नहीं करेंगे। जब लास्ट में कुछ अगर इसका कुछ रिजल्ट आता है, फीडबैक आता है, देन वी विल डिस्कस दिस। ठीक है, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। और जो हमारा नया टॉपिक है, जैसा मैंने बताया, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये वाला टॉपिक देखो, इस टॉपिक पे हम थोड़ी बात करेंगे। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी, जिससे आपको समझ में आए। ये एक कैर्न करके ये कंपनी है, बाहर की कंपनी है, ये विदेश की। इसने भारत में व्यापार शुरू किया था 2006 में या 7 में, मान लो आप। 2006-7 में इसने इंडिया में अपनी बिजनेस एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब इसने अपनी बिजनेस एस्टेब्लिश की तो अब ये इनके साथ एक घटना घट गई। इनके साथ वो घटना घटी, तो उसकी वजह से ये अब जो केस है, अब जाके ये 2015 से और 18 तक, अब तक इनका केस चला है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चले गए थे और इन्होंने यूएस कोर्ट में भी अपील किया था। तो अब ये इन्होंने क्या किया है कि ये भारत की सरकार के खिलाफ केस जीत गए हैं। तो जब केस जीत गए हैं तो इनका कितने का जो रकम है जो भारत को देनी है वो है 1.2 बिलियन। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी रकम है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये रकम भारत सरकार हमको नहीं देती है, यानी हर्जाना नहीं देती है, तो हम जो एयर इंडिया वगैरह है उसके असेट्स को अपने आप में शामिल कर लेंगे। ये इन्होंने वार्निंग दी है। तो फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट जो है वो केस हार चुकी है, आईसीजे में भी हार गई है, यूएस कोर्ट में भी इन्होंने अप्लाई किया है। तो अब ये केस जीत गए, तो इनको ये बोल रहे हैं कि हमको ये इतना जाना है, यानी जो रिम्बर्समेंट है वो हमको इतने रुपए का चाहिए, 1.2 बिलियन डॉलर का। समझ गए इतना? अब देखो, इसमें एक टर्म यूज हुआ है, वही हमको समझना है, बाकी सब तो ये
फर्जीवाड़ा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ एक टर्म यूज हुआ है और उसी को हमको देखना है। वो टर्म क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये लीगल केस जो जीती है कैर्न एनर्जी जो एजेंसी है, उन्होंने 1.2 बिलियन का जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मांगा है, यानी हमको इतने पैसे चाहिए अवार्ड के रूप में, क्योंकि हम केस जीते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ यूज हुई है और वो क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ये वर्ड हमको समझना है बस। देखो बाकी कुछ आर्टिकल में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्मार्टनेस से आर्टिकल पढ़ने हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, देखो दोस्तों, जैसे ये कंपनी मान लो 2006 में आई वर्क करने, तो अब ये यहाँ पे इंडिया में तो 2006 में आई, लेकिन पहले से भी कंपनी थी। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन पर 2006 से जो जीएसटी वीएसटी जो टैक्स थे, वो सारे जो टैक्स थे वो 2006 से न लगा के 2-3 साल पहले से लगा दिए, यानी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बना दिया उसको। और उसी के खिलाफ ये लोग कोर्ट में चले गए थे और वो ये केस जीत गए हैं। उसी के चक्कर में ये आर्बिट्रेशन मांग रहे हैं अब $1.2 बिलियन का। तो अब ये इंडियन गवर्नमेंट को देना है, तो इस पर थोड़ा सा विवाद है। इसको हमको यहाँ जो समझने वाली क्या चीज़ थी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। समझ गए आप? वहाँ 2-3 स्टेटमेंट होंगे, आप आराम से बता देंगे कि जो टैक्स एस्टेब्लिशमेंट से भी पहले का लगा दिया जाए उसी को हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहते हैं। चलो चलते हैं दोस्तों नए आर्टिकल पे। देखो दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है, देखो ये वही है, वायलेंस रॉक्स गाजा इजराइल वेस्ट बैंक, इनके बारे में हमको बात नहीं करनी है, इसको छोड़ देंगे। हमको करनी है बात इस वाले टॉपिक के बारे में। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है। देखो दोस्तों, पेज नंबर 9 पे ये एक आर्टिकल है, थोड़ी सी इसमें इन्फॉर्मेशन है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा बस, बाकी की फर्जीवाड़ा हमको कुछ नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर को जितना आप जल्दी कवर कर लेंगे ना, आप उतने ही स्मार्ट बनते हैं। बाकी आपको पता है न्यूज़पेपर तो डेली आता है, पूरी साल आता है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है हमको, बहुत जल्दी इसी को इतने स्मार्टली इसको कवर कर देना है कि हमारा वक्त भी ना खाए और सारी न्यूज़ भी हमको पता हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बाकी पेज 9 तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पूरा पढ़ लिया मैंने। मार्स लैंडिंग गिव्स चाइनाज स्पेस प्रोग्राम अ लेग अप, यानी मार्स मिशन भेजा था चाइना ने और वो अब सक्सेसफुल हो गया है। तो एक सबसे पहली बात, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि चाइना ने जब मार्स मिशन भेजा है वो सक्सेसफुल हो गया, तो सबसे पहली बात तो देखो, सबसे पहले यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन कहते थे पहले, उसके बाद यूएस और उसके बाद अब चाइना, यानी चाइना तीसरा ऐसा कंट्री बन गया विश्व में जिसने सक्सेसफुली मार्स पर लैंडिंग कर ली, यानी सारी चीज़ें उतार दी, जो भी रोवर और ऑर्बिटर जो जितने भी सारे उसके साथ इक्विपमेंट्स जाते हैं वो सारे उन्होंने सक्सेसफुली उतार दिए हैं मार्स पे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये तीसरा कंट्री बन गया वर्ल्ड का जो सक्सेसफुली मार्स पर लैंड कर गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे हम, अब यूएस ने क्या किया, यूएस ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, चाइना को यूएस ने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया नासा ने। तो नासा ने कहा इनके साथ मिलकर कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप वहाँ पे पहुँच गए और इस वजह से हम आपके साथ कुछ कोलैबोरेशन करके कुछ सारे काम आपके साथ करेंगे, ये यूएस ने कहा है। तो अब यूएस का तो यह है कि भाई जो काम कर रहा है वो उसके साथ ही मिल जाते हैं, ये उनकी पॉलिसी है और अच्छी बात भी है। देखो चाइना भले ही पहुँच गया, लेकिन अब इस चीज़ का फ़ायदा सबको होगा। अगर चाइना इस टेक्नोलॉजी को या जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी वो पूरे वर्ल्ड के लोगों को बता देंगे कि भाई क्या क्या जो रेड प्लेनेट है अपना मार्स, उस पर क्या क्या चीज़ मिल रही है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से देंगे। समझ गए आप? तो एक चीज़ बस आपको याद रखनी है इसमें कि मई 15, 2021 को जो जोरोंग लैंडर टचेस डाउन ऑन मार्स, थर्ड कंट्री अचीव मार्स लैंडिंग आफ्टर सोवियत यूनियन एंड यूएस। ये जोरोंग लैंडर, ये नाम ही इनके ऐसे होते हैं, ये चाइनीज पता नहीं, ये खाते भी ऐसे ही उल्टा पुल्टा हैं, नाम भी इनके उल्टे पुल्टे हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना, चोंग चिंग चांग जोरोंग ऐसे करके कुछ आ रहा है तो वो चाइना का ही सिस्टम है। तो इसलिए अब इन्होंने क्या किया, यहीं पे ये चीज़ ही बताइए कि ये तीसरी कंट्री बन गई सक्सेसफुली लैंड करने की। समझ गए? अब दोस्तों इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं, बस ये है कि जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वर्ल्ड के सारे ही लोगों को, और इसमें याद करने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है। जो भी कुछ होगा इंपॉर्टेंट मैं इजीली आपको बता दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल देखो, ये आर्टिकल थोड़ा इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपको बस थोड़ा सा आइडिया ले लेना है, बाकी इसमें ज़्यादा याद वाद कुछ करना नहीं होता इनमें। न्यूज़पेपर में कभी भी याद मत करना न्यूज़पेपर में। देखो यहाँ वो क्या कह रहा है, म्यांमार आर्मी बैटल्स रेबल्स इन नॉर्थ वेस्ट टाउन। यानी आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो हमारे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ। यहाँ पे है म्यांमार, समझ गए? तो अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक चिन करके, चिन CHIN, चिन करके एक एथनिक ग्रुप रहता है, एथनिक मतलब प्रजाति रहती है एक, वो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आर्मी ने रिवेल कर दिया है जो म्यांमार है उसमें। तो उसकी वजह से, डर की वजह से जो चिन एथनिक ग्रुप है, जैसे पहले रोहिंग्या आए थे ना, जबरदस्ती घुस गए थे वहाँ से, मार पीट के इनको भगाया था, तो वैसे ही चिन जो एथनिक ग्रुप है
वो इन स्टेट से होकर अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि देखो जो हमारे देश के नेटिव हैं, यानी जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनके लिए दिक्कत होती है जब बाहर के कुछ लोग आते हैं। तो बस वही ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये जो चिनलैंड के लोग हैं वो इधर इन्वेजन करना चाह रहे हैं कि कहीं बांग्लादेश में जगह मिले, इंडिया में कहीं घुस जाओ, ये घुस जाओ आर्मी के डर की वजह से। तो वो चाह रहे हैं कि कैसे भी यूनाइटेड नेशन से ये कही जाए, या जो फॉरम है इंटरनेशनल फॉरम्स उनसे कही जाए कि भाई ऐसे इलीगली आप इन्वेड ना करें, और कोई भी चीज़ हो। लगभग 20,000 लोग यहाँ फंसे हुए हैं, 20,000 लोग इन जगहों पर, कि कैसे भी हमको कहीं जगह मिले। तो बस ये आर्टिकल यही कह रहा है। तो यहाँ पे हमको बस ये इतनी सी बात समझनी थी कि इलीगली कोई इन्वेड करेगा, जैसे रोहिंग्या इन्वेड करे थे, फिर ये जो विवाद बन गया एनआरसी और सीएए वाला, वैसे ही कोई और विवाद उत्पन्न ना हो जाए, तो इन लोगों को यहीं रोका जाए। ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी के तौर पर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इतनी चीज़ आपने समझ ली। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। देखो दोस्तों, ये एक आर्टिकल है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, कोई हमको इससे ज़्यादा काम नहीं है, हमको बस थोड़ी सी चीज़ समझनी है इसमें। और वो ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, टेस्टिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लो पॉजिटिविटी रेट। वो क्या कह रहे हैं कि टेस्टिंग चल रही है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो लो क्यों है, यानी पॉपुलेशन तो अपनी बहुत है लेकिन पॉजिटिविटी रेट जो है वो लो है, यानी पॉजिटिव लोग कम नहीं है लेकिन पॉजिटिविटी रेट कम है। रेट में और जो टोटल है उसमें अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो ये यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो बात यह है, आर्टिकल में जो राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि इंडिया में जो वेव आई है, सेकेंड वेव जो आई है, वो फर्स्ट वेव के 1 साल बाद आई है, 1 साल बाद। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, या हमारा जो दवाई देने का या वैक्सीन का कोई भी अगर चीज़ है, वो इनसफिशिएंट है, यानी अंडर प्रिपेयर्ड है, वो अभी भी प्रिपेयर नहीं है। यानी 1 साल तक बीमारी चली, उसके बावजूद भी जो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाए खुद को कि अच्छे तरीके से टेस्टिंग कर सके और जल्दी से जल्दी लोगों को कम्युनिटी स्प्रेड होने से बचा लें। इसमें राइटर ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि इतना तो करना चाहिए, गवर्नमेंट आपके हाथ में, इतना बड़ा देश चला रहे हो, तो इंडियन टेस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको एटलीस्ट सुधार देना था 1 साल में। सेकंड वेव 1 साल बाद आई और आपके पास कोई तैयारी नहीं थी। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। बस इसमें इतनी बड़ी रामायण है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसका सार यही था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो दोस्तों, ये एक नया आर्टिकल है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है इसमें चक्कर। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यू अप्रोचेस कंबाइंस बायोलॉजिक्स और एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, यानी कुछ जो कंबाइन किया गया, कंबाइंड स्टडी किसकी की गई है, कुछ बायोलॉजिक्स की और कुछ एंटीबॉडीज ड्रग्स की, इनको मिला दिया गया है। इनको मिला के उन्होंने ये कहा है जो कैंसर सेल होते हैं, यानी कुछ डिजीजेज ऐसी हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो मतलब टारगेटेड नहीं है, यानी कैंसर तो लोगों को हो जाता है लेकिन वो क्यूरेबल नहीं है, उनकी कोई दवा नहीं है, उनसे आदमी मरेगा ही मरेगा। तो उन्होंने ये कहा है, देखो संडे को साइंस एंड टेक का ही पोर्शन ज़्यादा आता है, आप ये मत कहना कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, छोटी मोटी आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, बाकी आपको पीएचडी किसी में नहीं करनी। ठीक है, देखो वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ डिजीज ऐसी हैं, जैसे मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसके डायबिटीज़ है, अब वो लोग क्या हो रहे हैं, वो फिर से दोबारा बीमार हो रहे हैं, यानी वो कोरोना हो गया था फिर वो ठीक हो गए, लेकिन इन्फेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है उनमें सबसे ज़्यादा है। तो वो यही कह रहे हैं, अगर किसी के अगर कैंसर होता है या कोई ऐसी डिजीज होती है जो क्यूरेबल नहीं है, जो ठीक नहीं हो सकती, उसके लिए हमने बायोलॉजिक्स और एंटीबॉडी ड्रग्स को मिलाकर एक वैक्सीन बना रहे हैं जिससे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो सके। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का क्या मतलब है, देखो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होती है कि मान लो बॉडी के जैसे किसी के हाथ में कहीं पे कोई गांठ बन गई है, वहाँ कैंसर हो गया है, तो अब वहाँ पे तो बहुत सारे सेल्स रहते हैं, आप जानते हो मिलियंस ऑफ सेल्स रहते हैं। तो अब हम ये नहीं जान पा रहे कि कौन सी जगह पे हमको ड्रग भेजनी है जिसकी वजह से कि जो इधर उधर का वो है इन्फेक्शन वो फैलने से बच जाए। तो यही ये जो मिलके करेंगे बायोलॉजिक्स और एंटीबॉडी ड्रग्स, ये मिलकर यही काम करेंगे कि उस जगह को पहचान लेंगे। ये पॉसिबिलिटी आई है जो इन्होंने टेस्टिंग किया उसमें कि उस जगह को पहचान लेंगे और पहचानने के बाद जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है, यानी जो ड्रग हमको भेजनी है वो उस टारगेट पे भेज देंगे डायरेक्ट, जिससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और उस डिजीज को हम जो अनक्यूरेबल डिजीज है उसको क्योर कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। समझ गए? ये 50,000 वर्डों में बस यही चीज़ लिखी थी, ये आपको मैंने बता दी है। समझ गए दोस्तों? चलो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखो छोटी सी एक चीज़ है, ज़्यादा तो कुछ इसमें है नहीं। ये कह रहे हैं न्यू स्किंक स्पेसीज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट आप जानते हैं कहाँ पे हैं, वेस्टर्न घाट यहीं पे हैं सारे। सह्याद्री वाला जो पोर्शन है वो वेस्टर्न घाट का होता है, जैसे महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे केरला के नीचे तमिलनाडु। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा कोस्टल, वहीं पर सारे वेस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट्स में एक नई स्पेसीज देखी गई है, स्किंक।
इसका नाम है स्किंक, जैसा मैंने आपको बताया। अब स्किंक मतलब यहाँ पे तो धामन वामन भी बोल देते हैं देसी भाषा में, लेकिन ये कोई स्पीसीज है, तो इस पहली बार देखी गई है छिपकली टाइप की। तो इसमें म्यूटेशन का उन्होंने रोल किया है कि इसमें म्यूटेशन होके हम कुछ नई स्पीसीज को बता सकते हैं। और ये जो स्पीसीज है ये हमारी नेटिव नहीं है, नेटिव मतलब वैसी नहीं है जो हमारे यहाँ मिलती हैं, तो ये इनको हम इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं। इन्वेसिव मतलब जो फॉरेन स्पीसीज होती हैं, बाहर से आती हैं, तो वो क्या करती हैं, जब ये आ जाती हैं हमारे इलाकों में और यहाँ पैदा हो जाती हैं, तो यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको नुकसान पहुँचाती हैं ये। तो इसी वजह से इसकी बस इतनी सी आपको ध्यान रखनी है कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे एक स्किंक करके एक नई स्पीसीज़ का मतलब उन्होंने ढूंढा है इसको। बाकी इसमें और ज़्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई कोई चीज़ न्यूज़ में आती है तो डायरेक्ट पूछ ली जाती है, बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो दोस्तों, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमको ध्यान देनी है, ये इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है थोड़ी। देखो ये क्या है, म्यूकर माइकोसिस इन कोविड-19 पेशेंट। ये आजकल बहुत चल रहा है, जो आप देख रहे होंगे, कुछ वीडियो भी आपने देखे होंगे। ब्लैक फंगस यानी जो काला फंगस है वो वाली बीमारी, यानी सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में है वो, उसके बाद वो यूपी में है। तो अब ये जो उसको बोलते हैं हम म्यूकर माइकोसिस, कोविड-19 के पेशेंट्स में ये आ रही है। कैसे? ये एक इन्वेजिव इन्फेक्शन है, इन सम पीपल आफ्टर रिकवरी कैन बी प्रिवेंटेड। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो लोग इन्फेक्शन जिनको हुआ था कोरोना का, वो लोग सही हो गए, लेकिन वो दोबारा इन्फेक्टेड हुए हैं, तो क्या इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है? अब वो दोबारा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उस चीज़ को तो प्रिवेंट बाद में करेंगे, जैसे ही इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनमें क्या हो जा रहा है, म्यूकर माइकोसिस हो जा रही है, यानी ब्लैक फंगस हो जा रहा है। ये एक इन्वेजिव इन्फेक्शन है। इन्वेजिव इन्फेक्शन मतलब हमारे इंडिया में पैदा नहीं हुआ, ये फॉरेन से आया है, बाहर से कहीं से आया है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा खतरनाक बना हुआ है ये ब्लैक फंगस। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्ट आदमी मर रहा है, डायरेक्ट, जो एक तरह से कह सकते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आदमी मर रहा है। देखो आपको दिखाता हूँ, इनके जो मेन फंक्शंस हैं वो कहाँ पे अटैक कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। देखो व्हाट इज म्यूकर माइकोसिस, वो ये वही है जो मैंने आपको बताया है, यानी एक इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन है जो बाहर से कहीं से आया है, और वो यहाँ पे आके जो वैसे लोग हैं जिनमें इन्फेक्शन हो गया है और वो डायबिटिक हैं या कोई वैसी थायराइड है या कोई उनकी बीमारी है, उनको दोबारा से बहुत जल्दी घेर ले रहा है, यानी दोबारा कोरोना हो जा रहा है। और इसकी मेन फंक्शन क्या है, जैसे कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जैसे ब्रेन में, ईयर में, नोज में, थ्रोट में, यानी कुछ भी तरीके इनमें से किसी भी जगह पे हो सकता है। और जो फैटल है, इसकी जो फैटेलिटी रेट है वो ये कह रहे हैं कि हर 1000 लोगों में लगभग 0.14%, 0.14%, यानी आप एक ही मान लो या एक से थोड़ा कम, 0.14% लोगों में ये इंडिया में पाया जा रहा है। लेकिन फैटेलिटी रेट काफ़ी है, अच्छा है, मतलब लोग मर जाते हैं इसमें, ऐसे ऐसे करके बता रहा है वो राइटर जो है, ठीक है। तो ज़्यादा खतरा किसको है, जिनके डायबिटीज़ है या जिनके थायराइड है, या जिनके मतलब थायराइड मतलब ऐसा नॉर्मल थायराइड नहीं जो बड़े लेवल का, या कोई और बीमारी है जो मतलब थोड़ी असाध्य बीमारी है जिसका इलाज थोड़ा मुश्किल है, वही चीज़ों में ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है ब्लैक फंगस। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे दोस्तों। देखो ये आर्टिकल थोड़ा सा अच्छा है, 2-3 पॉइंट नए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरी रामायण तो हम पढ़ेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है, न्यूज़पेपर है, कोई किताब नहीं है। क्या कह रहे हैं, वैक्सीनेटिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 940 मिलियन। आप तो जानते हैं कितनी जनसंख्या है भारत में, तो इतने लोग हैं लेकिन वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। तो वो यही कह रहे हैं कि कैसे इतनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाए, ये एक चैलेंज है सरकार के सामने, ये चैलेंज है किस तरीके से सरकार इतने लोगों को वैक्सीनेट करें। अब हमारे पास देखो, आप जानते हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे वाला, उसने क्या किया, हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन इनकी जो इफेक्टिविटी है, जैसा मैंने कल के आर्टिकल में बताया था, इनकी इफेक्टिविटी थोड़ी कम है, 50% है। तो इसलिए हमने बाहर से कौन सी वैक्सीन इंपोर्ट की है, वही स्पुतनिक, रशिया वाली स्पुतनिक, ठीक है। अब इसकी इफेक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इफेक्टिवनेस की वजह से इसको भी हम लगा रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी 940 मिलियन की पॉपुलेशन को किस तरीके से हम वैक्सीनेट करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें बहुत सारे चैलेंज, देखो नीति आयोग ने जो मेंबर हैं, वी के पॉल एक मेंबर हैं, उन्होंने कहा है, नीति आयोग वाले मेंबर ने, कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा सा टास्क बड़ा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो स्पुतनिक हमने मंगवाई है इसका भी ट्रायल चल रहा है कि इसको हम यहाँ बना सकें। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को हम अभी भी ऑलरेडी बनवा रहे हैं, यानी हम 1-2 वैक्सीन और हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इनका भी प्रोडक्शन किया जाए, जिससे हमारी जो पॉपुलेशन है, जो ओवर पॉपुलेशन है, उसको वैक्सीनेट किया जाए। दूसरी एक चीज़ इन्होंने एक चीज़ और कही है, उन्होंने कहा है कि जो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ प्राइवेट एनजीओज़ हैं, या कुछ ऐसी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं कि जो वैक्सीन बना रही हैं या वैक्सीन नहीं बना रही, तो कोई छोटी मोटी उनके पास दवा है तुरंत फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उनको हमको लिबरेशन देना चाहिए, यानी या तो उनको हमको फंडिंग देनी चाहिए, या हमको क्या करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी उन पर जो बाउंडेशंस लगी हुई हैं वो कम करनी चाहिए हमको। इस टाइप से राइटर यहां पे सजेशन दे रहा है गवर्नमेंट को कि उन लोगों को भी, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको भी मौका दो आप। समझ गए? तो इतनी सी इसमें बात है दोस्तों, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि कैसे वैक्सीनेट करें।
देखो ये कि लास्ट आर्टिकल है, इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि हर्डल्स इन असेसिंग फॉरेन कोविड-19 एड, यानी कोविड-19 के लिए जो फॉरेन से ऐड आ रही है, यानी कुछ पैसे वैसे आते हैं, कुछ फंडिंग आती है एनजीओज के लिए, उस पर क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स लगाती है, जाहिर सी बात है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे गवर्नमेंट को टैक्स में थोड़ी सी रिलीज कर देना चाहिए और जो फॉरेन ऐड आ रही है उसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि कैसे भी करके गवर्नमेंट क्या करे कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोसीजर चलाए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन लग रही थी वो मोर देन 45 ईयर्स के लोगों को लग रही थी, इतनी एज के ऊपर, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बियर कर रही थी। अब क्या हुआ, 18 टू 44 भी लग रही है, 18 टू 44। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो राइटर कहना चाह रहा है कि वाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन द वैक्सीनेशन इन बिटवीन 18 टू 44 ईयर्स। तो अब 18 से 44 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर क्यों डाल रही है? तो इसलिए 45 से ऊपर वालों में कर रही है, तो 18 से 44 वालों में भी सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करे। अब सबके पास तो पैसा नहीं है, ठीक कह रहे हैं राइटर साहब भी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो बाहर से ऐड आ रही है, एक तो आप उन पर भी टैक्स लगा दे रहे हो, अपनी तरफ से वैक्सीन में आप वो प्रमोट नहीं कर रहे हो, जो 18 से 44 वाले हैं उनमें आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। तो इस चीज़ को या तो इनको हटाओ, इन पैसे टैक्स वैक्स हटाओ, या आप सपोर्ट करो, दोनों में से एक काम तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये आज का न्यूज़पेपर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी संडे को ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आता नहीं है, ये कोविड वोविड के बारे में और थोड़ा सा साइंस के बारे में आया है। मंडे से अच्छे आर्टिकल्स आएंगे और फिर हम उनको धमाकेदार तरीके से करेंगे कवर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।